नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो 8 खंडों में ये चतुर्थ खंड है, उसका हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं, जो कि 2022 एडिशन का है। दोस्तों, केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 226 समान अध्ययन प्रश्न पत्रों की अध्यायवार विभाजित कल के हल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जिसमें कि CSAT के भी क्वेश्चन पेपर को सम्मिलित किया गया है और ये प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों, समान अध्ययन के अंतर्गत इस पूर्वावलोकन में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। दोस्तों, ये 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है, जो कि हर एक स्टेट PCS के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और हर एक स्टेट SI के लिए, दरोगा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विदित हो कि घटना चक्र के जितने भी पुस्तक हैं, जितने भी सब्जेक्ट के हैं, उन सभी सब्जेक्ट के इसके डिस्क्रिप्शन से ही डायरेक्ट प्रश्न को उठा करके आयोग के द्वारा पूछ लिया गया है या दरोगा के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से ये सेक्शंस जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस सेक्शंस में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। दोस्तों, इसके पहले जो है हम लोग इसके कुछ चैप्टर को कर चुके हैं। लगभग हम लोग 13 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं और देखते हैं इसके विषय सूची को। ये अनुक्रमणिका है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। दोस्तों, घटना चक्र के 8 खंडों में ये चतुर्थ खंड है और इसके अध्याय की बात करें तो हम लोग इसके पहले लगभग 13 अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात मूल्य अधिकार तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस सेक्शंस में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरे अध्ययन प्राप्त करेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में, अर्थात DPSP के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक चैप्टर से जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है और उसका एक एक करके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। तो हम लोग बिना विलंब किए हुए बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर और बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कुछ नोट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका नोट्स जो है वो कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, उसी में वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला पक्ष जो है दोस्तों वो कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। दूसरा है यद्यपि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि, ये सब वर्णित है। उसके बाद में अनुच्छेद 39 क के तहत देखें तो अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 के तहत राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने में अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा अन्य प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। दोस्तों, ये नोट से दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। इन दोनों के बीच के अंतर को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, एक तरफ मौलिक अधिकार है जबकि दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व है। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार का, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट कह रहा है मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति जो है वो सकारात्मक है। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है और इसके उल्लंघन पर न्यायालय के द्वारा इसे लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो गैर वाद योग्य है और इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट कह रहा है मौलिक अधिकार जो है वो कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता है। दोस्तों, छठा पॉइंट कह रहा है कि मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए होता है। इसके बाद में 8वां पॉइंट कह रहा है मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त हुआ रहता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसके प्रश्न कोश को। तो इस तरीके से पहला प्रश्न कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार
परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है निदेशक तत्व क्या है। दोस्तों निदेशक तत्व की बात करें तो वो है अबाध्य योग्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद्य योग्य और अवाद्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों कथन कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, पहला जो कथन है वो कह रहा है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं और दूसरा कथन है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। और इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विविध अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला कथन जो है वो कह रहा है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा कथन है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। जबकि तीसरा कथन कह रहा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल कथन 2 और 3 जो है वो सही है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 4 में जो अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कथन की सही की बात करें तो भाग 4 के अंतर्गत 4 के अनुसार वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। और तीसरा जो कथन है वो कह रहा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है और उसी में राज्य नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। अर्थात भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट जो कि कह रहा है समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, उसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि के इन प्रयासों को दर्शाते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और दूसरा कथन है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका दोस्तों दोनों कथनों के ऊपर विचार करके बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान की बात करें तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। दोस्तों, इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों के कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही दिया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शंस को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो पाया जाता है वो पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 12 नंबर के रूप में है और प्रश्न कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सहज अध्ययन के लिए बात करें दोस्तों तो समाजवादी, उदार व्यक्तिवादी, उसके बाद में गांधीवादी, अर्थात उपरोक्त तीनों में से भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के तहत किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो स्रोत है वो आयरलैंड का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैर वाद्य योग्य है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद,
उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सर्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। दोस्तों वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत है। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो वाद्य योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में अर्थात भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर की प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। दोस्तों ये अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत कहा गया है। तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 39 ग के तहत ये बात कहा गया है। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अर्थात सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 ईस्वी में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत और संघवाद जो कि 1982 ईस्वी में था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संविधान के प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में निहित है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और भी इसके ऑप्शन को देखते हैं। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों
दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो वो समान काम के लिए समान वेतन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार में न होकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है दोस्तों अनुच्छेद 40 को ही किस प्रकार से केवल उसकी भाषा में परिवर्तित करके दूसरे तरह से प्रश्न को मोड़ मोड़ के पूछा जा रहा है। इस बात पे विशेष ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे ताकि कुछ और समझ में आ सके। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अर्थात अनुच्छेद 40 ही है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए निर्देशित करता है। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर देखते हैं 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो निदेशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इस तरीके से देखते हैं सूची 1 और सूची 2 अर्थात फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं जो कि कह रहा है ग्राम पंचायत का गठन। दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अर्थात ए का मिलान जो है वो 5 से हो जाएगा। फिर उसके बाद समान आचार संहिता का जो संबंध है वो है अनुच्छेद 44 से। इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए से। इस तरीके से सी नंबर को देखें जो कि कृषि एवं पशुपालन है। दोस्तों कृषि एवं पशुपालन संगठन का जो संबंध है वो है अनुच्छेद 48 से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से। और डी जो है न्यायिक एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, इसका संबंध जो है वो अनुच्छेद 50 से है। अर्थात डी का मिलान हो जाएगा 3 से। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है इसका संबंध है अनुच्छेद 51 से। अर्थात ई का मिलान हो जाएगा 4 से। इस प्रकार इसके कूट को देखते हैं दोस्तों तो इसका कूट जो है वो इस तरीके से कोई नहीं है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है इसका सही सुमेलन जो है वो निम्नलिखित प्रकार से है। अर्थात वो इस प्रकार से है। दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 से है। समान आचार संहिता का जो संबंध है वो अनुच्छेद 44 से। जबकि कृषि एवं पशुपालन का संगठन का संबंध है अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का संबंध अनुच्छेद 50 से है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास इसका संबंध जो है वो अनुच्छेद 51 से है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची
1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर को चुनिए। देखते हैं दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में जो है वो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद, और 2 में जो है वो विषय है, अर्थात संविधान का जो अनुच्छेद है वो किस विषय से संबंधित है इसका पता लगाना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 40 के बारे में। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से है, अर्थात ए का मिलान ए से हो जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 का संबंध जो है वो है दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से है। इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 का संबंध है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से, अर्थात समान नागरिक संहिता, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। जबकि डी का संबंध हो जाएगा 4 से, अर्थात अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन के गठन से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का मिलान ए से, बी का मिलान 2 से, सी का मिलान 3 से और डी का मिलान 4 से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है सही सुमेलन निम्नलिखित प्रकार से है या इस प्रकार से है। दोस्तों अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 41 का संबंध कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से है। जबकि अनुच्छेद 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से है। और अनुच्छेद 48 जो है इसका संबंध कृषि एवं पशुपालन का संगठन से है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और उससे संबंधित दिया गया है वक्तव्य को, इसमें बताना है कि कौन किससे संबंधित है और कौन किससे संबंधित नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 39A का। दोस्तों अनुच्छेद 39A के तहत कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है वो सही सुमेलन है। इस तरीके से अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से है, ये भी सही सुमेलन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी सही सुमेलन है। जबकि अनुच्छेद 48 जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण करना, ये सही सुमेलन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार से है। अनुच्छेद 39A का संबंध है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से, जबकि अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों का संगठन से। अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से, जबकि अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से। दोस्तों नोट में कहा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का संबंध जो है वो अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 29 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानना है। पहला सुमेलन है दोस्तों, कह रहा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि ये सही सुमेलन नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बी नंबर देखते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 43, ये भी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सी में कह रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों इसका अनुच्छेद 41, जो कि ये भी सही सुमेलन नहीं है। इस तरीके से डी नंबर को देखते हैं पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि अनुच्छेद 39 में वर्णित है, ये सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है सही सुमेलित जो है वो इस प्रकार से है, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो अनुच्छेद 39A से संबंधित है, जबकि कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में वर्णित है। जबकि ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से ये चूज करना है, ये चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषय है और दूसरे तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद है। पहले देखते हैं दोस्तों, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से वर्णित है, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। इस तरीके से बी पॉइंट को देखते हैं, जो कि कह रहा है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है वो अनुच्छेद 46 में वर्णित है, जो कि सही सुमेलित है।
इस तरीके से सी ऑप्शन को देखें जो कि कह रहा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A से संबंधित नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। फिलहाल देखते हैं चौथे ऑप्शन को जो कि कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन और उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया है, जो कि सही सुमेलन है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं जो कि कह रहा है अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में है। अन्य प्रश्नगत विषय और संबंधित अनुच्छेद सही नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। और कथन ए जो है वो कह रहा है मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। और इसका कारण जो है वो आर बता रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधिक है। दोस्तों ये दोनों कथन और कारण को पढ़ करके नीचे कूट में कौन सा विकल्प सही है उसका सही चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे और बी कथन को देखते हैं जो कि कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ये कथन भी बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन को देखते हैं। कथन सी कह रहा है ये सही है परंतु आर गलत है। इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान के अनुसरण में लाया गया है। दोस्तों और ये जो है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी देता है। दोस्तों संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार को वर्णित करता है उसमें रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। इस तरीके से कथन ए जो है सही है परंतु कथन आर जो है कारण आर जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, उसके बाद में शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित कराने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। दोस्तों मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों को पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43A। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों
स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 43A। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है? दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है वो राज्य के नीति के निदेशक तत्व के द्वारा ही व्यादेशित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार से है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 41 जो है वो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, और अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 48 क अर्थात आर्टिकल 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ उल्लेख है? दोस्तों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, उसके बाद में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, उसके बाद सी पॉइंट जो है वो कह रहा है, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारा के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात DPSP। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख चुके हैं। 39 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 अर्थात आर्टिकल 51, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 51। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 40 नंबर के रूप में है, और प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा समान आचार संहिता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है, समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है, अर्थात
समान आचार संहिता जो है वो मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। इस तरीके से निम्नलिखित प्रावधान जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं, जिसमें से संबंध रखता है बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पव्यय व्यक्तियों की सुरक्षा। ये अनुच्छेद 39 च अर्थात 39 च के तहत है। उसके बाद बात करें दोस्तों समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 क और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क। उसके बाद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है वो अनुच्छेद 48 क में वर्णित है, अर्थात आर्टिकल 48 ए के तहत वर्णित है कि पर्यावरण का संरक्षण करें और संवर्धन करें और इसके साथ साथ वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। ये बात बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। दोस्तों संविधान जो है वो निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के, उसके बाद में स्त्रियों के और उसके बाद में हो जाएगा जनजातियों की। अर्थात इसके कूट की बारे में बात करें तो इसके कूट के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3, अर्थात बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, उसके बाद में गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत, उसके बाद में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के बाद से इसे अनुच्छेद 21 के तहत अब इसे मूल अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। दोस्तों अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले इसके कथन को देखें, जो कि कह रहा है पहला कथन है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध, और दूसरा कथन जो है वो कह रहा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। दोस्तों इन उपयुक्त कथनों में से सही कथन को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल कथन दो जो है वो सही है, अर्थात मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, उसके बाद में दोस्तों औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करना। इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम के प्रतिषेध
मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23A के तहत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि केवल कथन 2 ही सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। दोस्तों, पहला कथन जो है वो कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक अर्थात सिविल संहिता सुरक्षित करना। पहला कथन कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, और उसके बाद जो है वो अगला कथन जो है बी नंबर कथन 2 नंबर कथन कह रहा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। सी 3 नंबर कथन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और डी जो कथन है वो कह रहा है 4 नंबर कथन सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। दोस्तों, ये सभी कथनों में से उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो प्रतिबिंबित होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार से है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43 के तहत, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि जो है वो अनुच्छेद 46 के तहत। उसके बाद में मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उसकी नस्लों में सुधार का प्रयास अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है। इस तरीके से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विकल्प बी जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और इसके बाद बात करें तो दोस्तों वो हो जाएगा केवल मूल्य कर्तव्यों में, अर्थात ए और बी दोनों सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों में। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं, जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान के मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A अर्थात 51 क 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव है, उसकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शंस को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रौढ़ शिक्षा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबों को निःशुल्क विविध सहायता का अनुच्छेद 39 क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संविधान के अनुसार अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधित प्रावधान इसमें शामिल नहीं है।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह अर्थात समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 51 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ें, जो कि कह रहा है इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। और दूसरा कथन जो है वो कह रहा है यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित जारी करना है। दोस्तों उपयुक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 और 2 ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों पहला जो है वो कह रहा है दोस्तों 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, उसके बाद में 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, और तीसरा कह रहा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, जो कि ओबीसी है, और चौथा जो है वो सभी वरिष्ठ नागरिकों को। दोस्तों इसके बाद में जो है वो कह रहा है अगले पॉइंट में कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1 और 2 अर्थात 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 अर्थात 39A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं। और निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो वो निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति ही इसके पात्र होंगे। देखते हैं दोस्तों पहले नंबर पर जो है वो कह रहा है महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित, उसके बाद में औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति, उसके बाद में हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, और 8वां जो पॉइंट है उसमें कह रहा है मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। दोस्तों उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। दोस्तों यह सीमा जो है वो कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपये तक तथा कुछ राज्यों में जो है वो 1.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये तक निर्धारित है। दोस्तों दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें तो वो 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले समान व्यक्ति तथा 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 53 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को।
जो कि कह रहा है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लेखित है। दोस्तों, अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधारने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता मापक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय परियोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का जो खंड ए है और उसका उपखंड ए में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 54 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है 54 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और 55 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करना है। दोस्तों, पहला है मद्य निषेध, उसके बाद में फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बालात श्रम निषेध और चौथा जो है वो अस्पृश्यता निषेध। दोस्तों, निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके कूट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल ए। दोस्तों, केवल ए की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल मद्य निषेध। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बेगार अथवा बालात श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों तथा समान अधिकार अनुच्छेद 39 क में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशा अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये वक्तव्य जो है वो कहा गया था दोस्तों केटी शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात केटी शाह ने ही कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और 58 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, पहला जो है वो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरे होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 3 हो जाएगा, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के
संवैधानिक लक्ष्यों विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निषेध की प्राप्ति जो है वो दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 59 नंबर प्रश्न और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है। दोस्तों पहले देखते हैं इसके सूची को, इसके कथन को, जो कि पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 और 2, अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन और दूसरा है समान नागरिक संहिता जो है वो संविधान के भाग 4 के तहत सही सूचीबद्ध है। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसको हम लोग फाइनल करते हैं, अर्थात DPSP जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे समाप्त होता है DPSP का जो चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं और इसके बाद का जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।